हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु महेश्वर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। उसके बाद में देखेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर कैसे मोशन हो सकती है। तो सिंपली इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा हुआ था एफ दैट इज मोड क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ था। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन की। तो बच्चों सिंपली हम यहाँ पर इतना जानते हैं कि वेलोसिटी v और f दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके, फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, f डॉट v दैट इज जीरो, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो सिंपली बच्चों f को हम लिख सकते हैं ma, सो इट्स व्हाट जीरो, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट इज f इज इक्वल टू ma। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। और a को हम बच्चों लिख सकते हैं dv बाई dt डॉट v इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों मैं इसको क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। d बाई डी टी, अब dv बाई dt है तो v डॉट v अगर मैं कंसीडर करूं सिर्फ इन दोनों को तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। ध्यान से देखो, ये रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो ये फाइनली क्या हो गया, v डॉट v जीरो, मतलब ये पूरा टर्म से जीरो हुआ, पहले से ही था वो। नाउ ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले वो आप देखो कि मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर इन दोनों को रख दिया। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हम यहाँ पर रीअरेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी डॉट वी स्क्वायर होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड। सो हाफ एम अंदर भेज सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर भेज देते हैं, वैसे ही कांस्टेंट अगर बाहर है तो उसको हम अंदर रख सकते हैं। सो फाइनली ये हमें क्या मिला बच्चों, d by dt हाफ एम स्क्वायर दैट इज नथिंग बट आवर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आए उसका मतलब ये सिंपल सा होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली W इज इक्वल टू डेल्टा के क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कि हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा बच्चों, कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। ओके, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहने वाली है, और जब भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं उसमें वर्क डन जीरो होगा। दैट्स इट। ओके, तो सिंपल सा ये हमारा आंसर हो गया। सिंपली ये क्या बता रहा है कि अगर हमें कोई चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से सर्कुलर पाथ में कोई भी जगह पर ले जाना है तो उसके लिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। लाइक मैं ए टू बी तक ले जाना चाहता हूँ, ए टू सी तक ले जाना चाहता हूँ तो ये जीरो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो हम बोल देंगे कि ये वर्क डन जीरो रहने वाला है। ओके, सो ये थी काफी छोटी सी और बेसिक चीज जो भी हमने डिस्कस की। अब हम देखेंगे बच्चों मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, ये फॉर्मूला उसी को थोड़ा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाए। ओके, सो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। सो अवर नेक्स्ट टाइटल दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो इससे पहले हम देखा था वही है, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट केस हम देखेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, तो सिंपली हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो अब मान लो कि चार्ज, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो अगर हम कंसीडर करें केस 1 कि इफ चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू फील्ड, मतलब इफ v इज पैरेलल टू b, अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड से पैरेलल जा रहा है मतलब उसका थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है तो। ओके, सो वी कैन राइट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी व्हाट, जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ये हमने देख लिया है। नाउ दूसरी चीज है वो बच्चों, अच्छा है केस, दूसरा वाला केस क्या है कि अगर हम कंसीडर करें कि इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, ये भी हमने देख लिया, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर v b से परपेंडिकुलर है तो थीटा दैट इज 90 डिग्री,
सो एफ का फॉर्मूला रहेगा QVB sin 90. So it's finally maximum force exerted on that charge particle. तो ये कैसा केस होगा? तो सिंपली बच्चों मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी ये बोर्ड के इनसाइड है। कहाँ है? इस बोर्ड के इनसाइड। अब कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर एंटर हुआ, तो चार्ज पार्टिकल जब भी एंटर होता है तो वो उसका पाथ कैसा हो जाता है कि लाइक ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा अभी आप कि चार्ज पार्टिकल अगर यहां पर एंटर हो रहा है तो उसका फोर्स दैट इज व्हाट F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम लगाए, मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड। अगर हम देखें ये ट्रैवलिंग, मान लो कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। सो एक्सटेंडेड थंब कौन सी साइड मिला मेरे को? टुवर्ड्स द सेंटर मिला। मतलब फोर्स मेरा कहां पर लगने वाला है? मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सिमिलरली मान लो कि चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचा है, अभी हम मान रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी यहां पर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, वेलोसिटी भी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, सो सी वेलोसिटी। तो ये अगेन थंब मेरा कहां पर आया? टुवर्ड्स द सेंटर। अगेन मान लो कि चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अगेन हम वेलोसिटी भी टेंजेंट मिलाकर टेंजेंट बनाएंगे। अब अगेन देखे तो इट्स लाइक दैट। सो अगेन मेरा फोर्स आया टुवर्ड्स। सो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो फाइनली उसका पाथ कैसा हो जाएगा? गोल गोल हो जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ओके, क्योंकि हर बार उसके टुवर्ड्स द सेंटर कोई भी पॉइंट से फोर्स लगेगा तो उसकी ट्रेजेक्टरी हो जाएगी सर्कुलर पाथ। ओके, तो अब यहां पर हम देखें बच्चों, तो ये जो सेंट्रीपिटल इसमें फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। उसकी वजह से हम बोल सकते हैं बच्चों कि जब भी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल ये गोल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वही क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स जितना होगा। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मान लो ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, इसकी रेडियस r है, सो mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB। सो एक v गया। सो अगर इस पाथ की हम रेडियस फाइंड करना चाहे तो ये हमें मिल गई mv/qb। सो यही साइक्लोट्रॉन में फिर से हम देखने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल भी यही है। ओके, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी से परपेंडिकुलर होगा तो उसका ट्रेजेक्टरी कैसा हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। उसकी रेडियस कितनी होगी? सिंपली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, FC = FB, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना, किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? QVB। ओके, सो बच्चों काफी इजी चीज है ये, हमने फाइंड किया रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल। नाउ अब हम देखें बच्चों, रेडियस के बाद अब मुझे स्पीड फाइंड करनी है या टाइम पीरियड फाइंड करना। चलो v तो स्पीड अवेलेबल है, अगर अब हम जाए टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल के लिए तो सिंपली बच्चों स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πr/t। तो मुझे तो टाइम पीरियड t चाहिए, सो दैट इज व्हाट 2πr/v। अब रेडियस हम भली बात ही जानते हैं, सो इट्स 2π/v, r मतलब mv/qb। सो v गयो। So here is the formula to find out time period of a charged particle. So you can see time period is directly proportional to m, inversely proportional to q. और चार्ज बाय मास अगर हम कंसीडर करें तो T is inversely proportional to specific charge. स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं बच्चों? चार्ज टू मास रेशियो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं T is proportional to inversely proportional to specific charge, where Q/m that is स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो बी केयरफुल। ओके, एग्जाम में चार्ज बोला है तो इनवर्स प्रोपोर्शन, स्पेसिफिक चार्ज से भी इनवर्स है, लेकिन मास देखना। ओके, तो ये बच्चों काफी बेसिक चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ये टाइम पीरियड हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो एफ इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी QB/2πm। So in that way you can find the frequency of revolution of that charged particle in circular path. So बच्चों you can see कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। लेकिन अब केस थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार केस है। ओके, और बहुत ही मजा आने वाला है इस केस 3 में। ओके, सो केस थर्ड देखें कि इसमें पहला केस देखा कि पैरेलल जा रहे, दूसरा देखा 90 डिग्री।
लेकिन ऐसा जरूरी हर बार पैरेलल 90 डिग्री हो। कुछ रैंडम एंगल पर अगर पार्टिकल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाकर अगर एंटर हो रहा है तो क्या होगा। सो लेट अस सी केस 3, व्हेन चार्ज पार्टिकल makes an angle theta with magnetic field B। जब कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड B के साथ तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी। ओके, सो लेट अस सी कि मैं आपको क्या पूछ रहा हूं। सबसे पहले यही आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने बोल दिया ये मैग्नेटिक फील्ड बी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वी यहां पर। सो मैंने बोला कि चार्ज पार्टिकल जो कुछ भी है वो थीटा एंगल से बी के साथ यहां पर एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी से। मैग्नेटिक फील्ड बी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। तो सिंपली इस v के कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा पैरेलल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज v cos थीटा और दूसरा मिलेगा v परपेंडिकुलर दैट इज v sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। सो बच्चों अब एक और चीज आप जानते हो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड b से ये कंपोनेंट पैरेलल है मतलब थीटा कितना हुआ, b और v पैरेलल का 0। तो जब भी थीटा 0 होता है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा, स्पेशली फॉर ट्रेजेक्टरी। अभी के लिए ट्रेजेक्टरी के लिए इफेक्टिव रहेगा सॉरी, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में फोर्स 0 है। मतलब कि हम ऐसा बोल देंगे कि यहां पर अभी हमें स्टडी किसको करना पड़ेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। ओके, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन होता है तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 होगा ड्यू टू दैट चार्ज एंड फील्ड। ओके, नाउ परपेंडिकुलर जब भी मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, सर्कल। यस, सर्कल होती है, हमने देखा। लेकिन कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ v नहीं है बच्चों, यू कैन सी v परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होनी चाहिए, सर्कल। ये बहुत ही परेशान करेगा बच्चों आपको कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इसकी ट्रेजेक्टरी सर्कल होनी चाहिए। लेकिन पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ स्पीड है तो परपेंडिकुलर की वजह से सर्कल, लेकिन स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल है तो जो सर्कल बनेगा वो ऐसे हेलिक्स हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा। यस, मानने में नहीं आ रहा है लेकिन मानना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं कि इट्स लाइक दैट, ये सर्कुलर पाथ में घूमना चाहता है लेकिन जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको नहीं घूमने देता है। मतलब ये कैसा शेप बन जाता है, स्पाइरल शेप बन जाता है। कैसा शेप बन जाएगा बच्चों, स्पाइरल, लाइक दैट। ओके, ये लाइक ऐसा शेप बन जाएगा। एक्चुअली इसको घूमना होता है सिर्फ सिंगल सर्कुलर पाथ में, लेकिन ये स्पाइरल शेप क्यों बन जाता है, ड्यू टू दैट v cos थीटा, v पैरेलल कंपोनेंट। ओके, कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट है वो उसको ऐसे ही क्या करेगा, आगे ले जाएगा। मैंने बोला फोर्स 0 होगा, मैंने आपको अभी भी नहीं बोला कि इसकी स्पीड 0 होगी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ये सोच रहे हो सर आपने तो बोला फोर्स 0 होगा तो ये कैसे आगे बढ़ेगा, तो इसका ट्रेजेक्टरी क्या हो गया, हेलिक्स, हेलिकल पाथ हो गया। ओके, लाइक दैट, ऐसे हो जाएगा। एक्चुअली घूमना कैसे चाहता है, सिर्फ ऐसे चाहता है। ओके, लेकिन घूमता कैसे है, तो ये आया, ये गया, ये आया, तो इस तरीके से चला जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ v cos थीटा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे आज के लेक्चर की ये है। ओके, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि v cos थीटा 0 नहीं है, फोर्स 0 लगता है, स्पीड तो है ना। तो अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो वो क्या करेगा, धीरे 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 आगे ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा उसका पाथ। तो सिंपली अगर हम बोले कि इसमें अभी हम फाइंड करना चाहते हैं रेडियस, तो सिंपली रेडियस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, RmV/QB। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ b क्या था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो सिमिलरली यहां पर आप देखो तो अगेन सर्कुलर पाथ की बात करें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है वो सेम होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला रहता है mv²/r, लेकिन रेडियस तो परपेंडिकुलर पाथ की होगी ना, रेडियस सर्कुलर पाथ की होती है ऑलवेज। सो रेडियस सर्कुलर पाथ की मतलब वो परपेंडिकुलर हुई, इज इक्वल टू q v परपेंडिकुलर इंटू b। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट v परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर लिया, पैरेलल नहीं है। सो v परपेंडिकुलर गया,
So R perpendicular is equal to MV perpendicular by QB. फॉर्मूला सेम ही है, R is equal to MV by QB. लेकिन V का कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव रहेगा सर्कुलर पाथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल रहेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट. So here perpendicular component, that is what? V. Perpendicular, it's nothing but MV sin theta by QB. It's your radius of circular path, R perpendicular. अब हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड. तो बच्चों टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला स्पीड का लगा है, तो V परपेंडिकुलर दैट इज 2 पाई R परपेंडिकुलर बाय टाइम पीरियड T. V का फॉर्मूला था 2 पाई R बाई T. तो अब टाइम पीरियड सर्कुलर पाथ का हम फाइंड कर रहे हैं. ओके, कि रिवॉल्यूशन होगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, वो तो सर्कुलर पाथ का ही रहेगा. सो T दैट इज 2 पाई R perpendicular by V perpendicular. So 2 pi R perpendicular that is MV sin theta by QB or V perpendicular that is V sin theta. So V sin theta गया, मतलब कि टाइम पीरियड में कोनो चेंज आया नहीं. आप देख सकते हो टाइम पीरियड अगेन कांस्टेंट आया, that is 2 pi M by QB. मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, चार्ज पार्टिकल चाहे परपेंडिकुलरली एंटर हो या कुछ एंगल के साथ एंटर हो, टाइम पीरियड अगर 10 सेकंड पहले था तो एंगल के साथ एंटर होगा तो भी कितना हो रहेगा, 10 सेकंड रहेगा. सो बच्चों ये टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा एज इट इज रहेगा. आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो. ओके, कि ये डेरिवेशन में V क्या था, परपेंडिकुलर था, तो अगर कुछ एंगल से आ रहा है तो V का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर. तो ये मिल गया टाइम पीरियड. अब एक और चीज हमें फाइंड करनी है, दैट इज पिच. सो पिच क्यों हम फाइंड करते हैं बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये दो जो कंसेक्यूटिव हेलिक्स है, सर्कुलर लूप है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लूप्स दैट इज कंसीडर्ड एज पिच. इन द सेंस यहां पर आप देखो तो मान लो कि ये पहली लूप यहां से आपने काउंट किया तो दूसरी यहां पर खत्म हो रही है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया. तो ये डिस्टेंस है जो भी यहां से यहां तक, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा. अगर ये यूनिफॉर्म पाथ है तो ओके, ये पिच हो गया. तो पिच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लूप्स, दैट इज पिच. तो पिच के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो सिंपली कौन सी डायरेक्शन में, देखो ये स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस दैट इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम. तो अभी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हो, पिच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ अभी, तो दैट इज स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कौन सी है, V पैरेलल इनटू टाइम कितना लग रहा है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए यहां से यहां जा रहा है तो रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट हुआ. सो V पैरेलल इट्स V sin थीटा इनटू T. सो बच्चों V पैरेलल कंपोनेंट, सॉरी पैरेलल क्या था, जैसे स्प्रिंग मिस्टेक, V cos थीटा. और टाइम पीरियड T की वैल्यू आप रखना चाहो तो रख दो, इट्स 2 pi M by QB. So finally its formula to find out pitch, it's 2 pi MV cos theta by QB. It's your pitch. That's it. Okay. तो ये हो गया बच्चों पिच फाइंड करने का यहाँ पर फॉर्मूला, कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ अब आज जो भी अभी हमने देखा इसी के रिगार्डिंगली अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. ओके बच्चों, ये थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा लेकिन है नहीं. आप प्रैक्टिकली सोचो, ओके, कि कोई भी चीज गोल गोल घूमना चाहते हैं लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ है तो वो कैसे हो जाएगी, स्पाइरल शेप हो जाएगा. ओके, सो ये आपका हो गया मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का. अब हम इसी के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल देखेंगे. पहले इसी को अभी सबसे पहले नोट डाउन करो, फिर उसके बाद में ही न्यूमेरिकल पोर्शन देखो. ओके, so now let us see.
अच्छा क्वेश्चन एक बेसिक और स्टैंडर्ड एग्जांपल नंबर बच्चों 44. So electron after being accelerated through a potential difference V, that is 10 raised to 4 volt, enters a uniform magnetic field B, that is 0.04 Tesla, perpendicular to its direction of motion. मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर आ रहा है. नाउ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी. तो बच्चों आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस ट्रेजेक्टरी की फाइंड करनी है. तो सिंपली बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. आप अच्छी तरीके से जानते हो, अभी अभी हमने डिराइव किया. अगर ये भूल जाते हो तो एक चीज ये याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी. ओके, तो यहां से आपको R मिल जाएगा. अब ये V है वो पोटेंशियल दिया है. ओके, और कुछ दिया नहीं है. तो देखो स्पीड नहीं दी गई है. ये जो स्पीड है वो अभी इस क्वेश्चन में नहीं, लेकिन हम एक और चीज जानते हैं कि जो पोटेंशियल में अगर चार्ज पार्टिकल कुछ एंटर हो रहा है, स्पेशली कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो हम देख ले, इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ओके, तो हम सिंपली ये जानते हैं कि अगर कुछ पोटेंशियल में चार इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है कुछ पोटेंशियल के साथ, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं बच्चों W, जो भी उसमें वर्क डन होगा वो कितना होगा, Q इंटू V. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता था आदिकाल में, हमने देखा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, और वर्क डन दैट इज व्हाट, जो भी वर्क डन होगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी. मतलब हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि जो पोटेंशियल में एंटर हो रहा है वो सारा का सारा किस में जाने वाला है, काइनेटिक एनर्जी में. सो इट्स Q इंटू V. हियर V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी या स्पीड, लेकिन कैपिटल V स्टैंड्स फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So we want to determine V, so it's what, under root 2QV by M. So ये आपको स्पीड मिल गई. Now अब हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला R is equal to mv by qb. Sorry, mv by, yes, qb, yeah. So अब m by qb, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E under root 2ev by m. So ये अभी भी आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ से निकल रहा है. तो सारे डेटा रखेंगे तो हमें रेडियस डेफिनेटली मिल जाएगी. तो जब भी पोटेंशियल दिया हो तो उसको सिर्फ ऐसे बोल दो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है इसलिए मैंने ये किया. ओके, सो फाइनली रेडियस कितनी मिलेगी सारे डेटा रखने के बाद, इट्स 8.43 mm. इट्स योर आंसर. ओके, ये 8.43 मिल जाएगी. डेटा रखने हैं, सारे डेटा अवेलेबल ही है बच्चों. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप भली बात ही जानते हो. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 48. ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. 48 एग्जांपल नंबर, a monoenergetic electron beam of initial energy 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग. इनिशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी दी गई है. ओके, सो 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट so is moving horizontally, is subjected to horizontal field B, that is 0.4 gauss. Okay, B दिया हुआ है 0.4 gauss, नॉर्मल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन. इनिशियल डायरेक्शन से नॉर्मल है मतलब हमें आंख बंद करके क्या लगा देना है, FC इज इक्वल टू FB, मतलब R इज इक्वल टू MV बाय QB. नाउ कैलकुलेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों कि आपको ये बोला कि मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड B से नॉर्मली इंसिडेंट करवाया. तो जब भी नॉर्मली इंसिडेंट करवाए तब हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा. चलो बना दिया. अब हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या बोला, फिर से लास्ट लाइन पढ़े, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है. मान लो कि ये इनिशियली पॉइंट P पर है और 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये पहुंच गया Q पॉइंट पर. तो जब ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तब उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट्स नथिंग बट हियर, मान लो कि ये पॉइंट को बोल दिया A, तो P to A इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया.
P2 Q नहीं हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोला है तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो ये PA हो गया। आपको ये PA फाइंड करना है, इसकी रेडियस R है मान लो, और R दिया है या नहीं दिया है वो देखना पड़ेगा, नहीं दिया है तो फाइंड करना पड़ेगा। ओके, B दिया है और डिस्टेंस दिया है और एनर्जी दी है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। सो बच्चों अब आपको PA फाइंड करना है। मान लो कि PA मैंने बोल दिया x है और ये पूरा R है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, R माइनस एक्स। ओके, मुझे ये x फाइंड करना है। सो फाइनली ये मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन, तो सबसे पहले R फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे R अगर मिल गया तो x तो मिल ही जाएगा। ओके, सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R, तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो दो वेरिएबल है थीटा और R। सो लेट अस सी कि हम इतना जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv square, it's 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी कैन राइट 1.6 into 10⁻⁹। ये हमें हाफ mv square मिला, तो यहाँ से बच्चों वेलोसिटी डेफिनेटली मिल जाएगी v। ओके, अब दूसरी चीज हम रेडियस फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू व्हाट, तो mv बाई क्यूबी, मतलब अभी हम रख सकते हैं mv बाई eb, चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, सो q इज इक्वल टू e है अभी, सो v दैट इज वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी। सो लेट अस सी इसकी वेलोसिटी कितनी मिल रही है, रखे अभी, तो m इंटू वी बाय, ओके डेटा रखते ही जाते चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90, मैग्नेटिक फील्ड भी गोज में दी गई है, सो 1 गोज दैट इज 10⁻⁻4 टेस्ला। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ था ये रिलेशन, अभी आपको याद भी रखना पड़ेगा। सो इट्स 0.4 इंटू 10⁻⁻4। नाउ स्पीड v फाइंड करनी है, तो v दैट इज अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2, ये 2 भी जाएगा, और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻। सो फाइनली इसका सॉल्यूशन बच्चों आपको ही करना पड़ेगा। सो फाइनली ये R कितना मिलता है, लेट अस सी, ये R हमें मिला 11.32 मीटर। इट्स हाउ मच, 11.32 मीटर। तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, चलो R मिल गया, अब थीटा, तो देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ओके, अगर हम थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस लगाए तो एक यहां पर पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी ये फाइंड करने की, कैसे, तो सिंपली नाउ थीटा इज इक्वल टू आर्क पी क्यू बाय रेडियस r या ओ क्यू, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो आर्क पी क्यू दैट इज 30 सेंटीमीटर बाय 11.32 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। सो यहां से हमें थीटा मिलेगा। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फाइनली बच्चों ये पूरा है, अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल, देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि थीटा की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ओके, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू कोस थीटा अगर मैं लगाऊंगा दैट इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, ये लगाऊंगा कोस थीटा दैट इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो देखो मुझे x फाइंड करना है, सो r कोस थीटा इज इक्वल टू r माइनस एक्स। सो x फाइंड करना है, so x is equal to r minus r cos theta, so r common then it's 1 minus cos theta। so बच्चों अगर मुझे x फाइंड करना है तो जरूरत r की पड़ी, चलो कर लिया, थीटा की पड़ी, वही तो करना है। ओके, सो नाउ इसका थीटा कितना मिलता है, लेट अस सी बच्चों, हाउ मच, थीटा दैट इज 1.52 डिग्री। ओके, थीटा 1.52 मिला, तो यहां पर रख दो r that is 11.52, 1 minus cos 1.52 degree. So finally x that is 3.9744 into 10⁻³ meter, 10⁻³ meter. It's your answer. So बच्चों you can see कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ओके, सबसे जरूरी चीज क्या थी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ने वाली है, तो r और थीटा की जरूरत पड़ने वाली थी, वही फाइंड करना। ओके,
लेकिन अगर आपके सामने पहली बार क्वेश्चन आया है या एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए इतने सारे हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके बच्चों, सो फाइनली इट्स ओवर। काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जो भी हमने देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम और न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। So let us see. So एग्जाम्पल नंबर अभी हम कर रहे हैं 49। एग्जाम्पल नंबर 49। So beam of protons enter a uniform magnetic field of 0.3 टेस्ला। प्रोटॉन का बीम मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.3 टेस्ला, उसमें विथ अ वेलोसिटी v that is 4 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो, जब भी नॉर्मल नहीं एंटर हो रहे हो तो आपको दिमाग में कौन सी स्केच चलनी चाहिए? हेलिकल पाथ वाली, कि ये आ रहे हैं लेकिन ऐसे सर्कुलर नहीं घूमेंगे, इट्स लाइक दैट। ओके, स्पाइरल जैसे। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द बीम। देखो, बोला है कि आपको रेडियस फाइंड करनी है हेलिकल पाथ। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस सी। Also find the pitch of the helix, distance traveled by proton parallel to the magnetic field over a one period of rotation. Okay, मतलब आपको pitch find करनी है बच्चों। अच्छा है, mass of proton दिया हुआ है, so दो चीजें चाहिए बच्चों, रेडियस और pitch। तो सिंपल, थीटा जब भी दिया हो, रेडियस का फॉर्मूला जाना पहचाना क्या था बच्चों? इट्स mv by qb, ये था। लेकिन जब भी हम बात करें रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, तो वो तो सर्कुलर पाथ हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा था? फिर से आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसे हम रख रहे हैं तो ये V अगर था ये, तो V पैरेलल और ये V परपेंडिकुलर। तो रेडियस मतलब इस प्लेन से अंदर बाहर के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था? V परपेंडिकुलर। तो इतना याद रखो कि रेडियस जब भी फाइंड करनी हो, V का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? V परपेंडिकुलर। फॉर्मूला एज इट इज रखो, R इज इक्वल टू mv by qb। नाउ m v perpendicular, that is v sin theta by q मतलब eb, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन था ना, तो भी उसका e जितना ही रहेगा। सो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने लिया है, वही लेना है हमें 1.67। ओके, सेम ही दिया है जो रहता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। स्पीड दी गई है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 साइन 60 वोल्ट डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 और मैग्नेटिक फील्ड भी that is 0.3 टेस्ला। सो फाइनली ये आपको मिल गया रेडियस ऑफ दैट हेलिकल पाथ। हाउ मच? लेट अस सी व्हाट इज द रेडियस। इट्स 1.2 सेंटीमीटर। ओके, ये मिल गई हमें 1.2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर अभी मैं लिख रहा हूं बच्चों। नाउ अनदर वन वी वांट टू फाइंड, दैट इज पिच। सो बच्चों, पिच कैसे मिलेगी? तो देखो, पिच का फॉर्मूला क्या था? तो सिंपल, पिच जब भी आए, आप देखो पिच कहां पर मिलती है, तो ये पिच है। तो पिच के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे? v पैरेलल। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना होता है? t। मतलब कि पिच का फॉर्मूला हुआ v पैरेलल इंटू t, मतलब हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? टाइम पीरियड डायरेक्टली भी लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो डायरेक्टली लगा दे। तो v पैरेलल दैट इज व्हाट? तो v cos थीटा। टाइम पीरियड दैट इज व्हाट? तो 2 pi m by qb, ये आप जानते ही हो बच्चों। नाउ इट्स योर फॉर्मूला 2 pi mv cos थीटा by qb। सो वैल्यू रखते जाओ, 2 pi m मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 into 10 to the power -27, वेलोसिटी 4 into 10 to the power 5 और थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज इट इज, एज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक फील्ड भी दैट इज 0.3 टेस्ला। सो बच्चों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पिच यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगी।
So let us say it's how much, what is the value of pitch? Oh sorry, pitch, हाँ यह अभी pitch ही फाइंड कर रहे हैं. So pitch 4.35 सेंटीमीटर. ओके, इट्स योर आंसर. डायरेक्ट मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, आपको आंसर सबसे पहले मीटर में मिलने वाला होगा. ओके, क्योंकि ऐसा यूनिट है. सो ये आपको आंसर मिल गया. नाउ एक और क्वेश्चन बच्चों इसी के जैसा कर ले, ताकि ये कॉन्सेप्ट में आपको कभी भी मुड़कर पीछे मुड़कर देखना ना पड़े. ओके, सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 50. सो एग्जांपल 50. ओके, सो क्या दिया है? अ प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला. तो प्रोटॉन को हम 0.02 टेस्ला वाली मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ट्रैवल्स अलोंग अ हेलिकल पाथ ऑफ रेडियस. तो हेलिकल पाथ की रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर. पिच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. पिच 20 सेंटीमीटर. फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चों इसमें उल्टा पूछा है, आप V पैरेलल फाइंड करो, V परपेंडिकुलर फाइंड करो. ओके, सो काफी बेसिक क्वेश्चन हुआ, लेकिन इससे उल्टा है. तो आपको रेडियस हेलिकल पाथ की दी गई और टाइम पे पिच दिया गया. तो सिंपली बच्चों रेडियस R परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या रहता था? MV परपेंडिकुलर बाय QB. तो इसको एक्सपांड मत करो, V परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हम उसको सब्जेक्ट बना ले. तो V परपेंडिकुलर दैट इज QB R परपेंडिकुलर बाय M. सो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बारात में आए तो गाने भी उसके ही गाने पड़ेंगे. सो इट्स 1.6 into 10 to the power minus 19. What is the value of B? 0.02 Tesla. What is the value of R perpendicular? It's 5 centimeter divided by mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 20. तो यहां से आपको V परपेंडिकुलर डेफिनेटली मिल जाएगा बच्चों, आराम से मिल जाएगा. ओके, नाउ सिमिलरली आपको पिच दी गई है. नाउ पिच इज इक्वल टू V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड. ये आप जानते हो. तो देखो टाइम पीरियड नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, B दिया है, काम चल जाएगा. सो V पैरेलल that is pitch divided by time period. So pitch divided by time period that is 2 pi m by QB. टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो ऐसे ही रहता है, वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है. So it's 2 pi m by QB. So it's QB multiplied by pitch whole divided by 2 pi. So अब सारे डेटा है, देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड, पिच, मास है. ओके, सो पिच 20 सेंटीमीटर दैट इज 20 into 10 to the power minus 2. ये बच्चों आपको सबसे पहले करना होता है. ओके, सो इट्स ओवर. तो यू कैन सी बच्चों इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और कुछ होता नहीं है. सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल अगर हम कंसीडर करें ना तो 48 होगा, जो इससे पहले किया. ओके, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला था. इसके अलावा कभी भी इसमें कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं. ओके, सो दैट्स इट. तो बच्चों काफी आज बेसिक और बढ़िया टॉपिक हमने देखा. सो बने रहिए. ओके, थैंक यू.